सबसे बड़ी खबर बजट ही है, तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलेगा, कुछ ऐसी उम्मीदें थी, चुनावी बजट होगा। लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट का पिटारा खोला तो उनके केंद्र में थे शिक्षा, रोजगार, किसान, कारोबार से जुड़े वायदे और इरादे। एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चलिए सरकार के मुताबिक ये बजट जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक हिस्सा माना जा रहा है। 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी, 5 नदियों को जोड़ा जाएगा, रसायन मुक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया गया है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 200 चैनल भी शुरू किए जाएंगे। present the budget for the year 2022-23. देश इंतजार कर रहा था वित्त मंत्री के पिटारे खुलने का, और जैसे ही आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लाल बही खाता खोला तो शुरुआत बड़ी उम्मीदों के साथ हुई। We are marking Azadi ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Natural zero budget. 25 साल के विजन को दर्शाने वाले इस बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, चलिए जानते हैं कि क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता। बजट में चमड़ा, स्टील, कपड़ा, जूते चप्पल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी सस्ती हो गई है। साथ ही खेती का सामान, मोबाइल फोन चार्जर, मेंथा ऑयल, विदेश से आने वाली मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बटन और पैकेजिंग बॉक्स भी सस्ते कर दिए गए हैं। अब आपके लिए आज के बजट की कुछ बड़ी घोषणाओं के बारे में जानना जरूरी है, जो उम्मीदें जगाती है। सबसे पहले बात रोजगार की। वित्त मंत्री ने बजट में 60 लाख नई नौकरियों का सृजन करने की बात कही है। For achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. जाहिर है इस ऐलान से कम रोजगार के मुद्दे पर जो असंतोष होगा उसे कम करने में काफी मदद मिलेगी। आम बजट में और भी कई अहम ऐलान हुए हैं। चलिए बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कि इस बार टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं। कॉर्पोरेट को बजट में मिली बड़ी राहत। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटकर 15% हुआ। डिजिटल करेंसी पर कमाई का 30% टैक्स। बजट में नए टैक्स रिफॉर्म के संकेत भी दिखे। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन। 2022 में 5G सर्विस शुरू करने की योजना। 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। डाकघर डिजिटल होंगे। एटीएम की सुविधा रहेगी। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। देश भर के किसान भी टकटकी लगाए आम बजट की तरफ देख रहे थे। बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताते हुए बड़ी उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए ऐलानों की झड़ी लगा दी। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP सीधे ट्रांसफर करने की बात कही। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा, तिलहन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा, किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए PPP मॉडल पर काम किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना शुरू होगी, जिससे 9 लाख किसानों को लाभ होगा। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा, एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि किसानों की आम बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया आई वो सरकार की उम्मीदों जितनी नहीं है।
आज बजट पेश कर रही थी जो वित्त मंत्री, तो आपकी क्या उम्मीद थी? हमारा ये था कि वो एजुकेशन पे कुछ ना कुछ देगी, जो ग्रामीण एजुकेशन है, ग्रामीण हेल्थ है, उससे सब लोग जुड़े हुए हैं कि हम भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको देंगे, भाई एक मोबाइल दे रहे हैं अब के, और रेट हमारा एमएसपी कर दो, और 1 साल का नेट फ्री दे रहे हैं उन बच्चों को। ये किसान तो हैं, गांव में रहने वाले किसान और मजदूर को अलग क्यों मानते हो? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया गया मजबूत कदम बताया है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं नीति आयोग के सीईओ ने भी बजट को प्रगतिशील बताया है। देखिए, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। ये एक पिछले साल के बजट का कंटिन्यूएशन में है और ये इंडिया को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में सस्टेन्ड ग्रोथ देगा लंबे समय तक। इसकी खासियत ये है कि ये पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करता है, मतलब आप और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे। तो सरकार इस आम बजट को अगले 25 साल का विजन बता रही है, जिसे अगले 25 साल की दशा दिशा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और कोशिश की गई है कि ये बजट गेम चेंजर साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जिस वक्त आप ये स्टोरी देख रहे थे, हम यहाँ पर यही चर्चा कर रहे थे कि बजट की खास बात क्या रही। मेरे ख्याल से ये ई वाला बजट है। ई व्हीकल्स, ई पासपोर्ट, ई पोस्ट ऑफिस और ई एनवायरनमेंट, ई स्कूल्स, ई यूनिवर्सिटीज़, यानी ई पर ज़्यादा फोकस किया मुझे ये बताओ कि मिडिल क्लास बहुत सारी अपेक्षाएं लगाई बैठी थी कि हमारा घर का बजट जो है, गृहिणियां जो हैं वो उम्मीदें लगाई बैठी थी, हमारा मेकअप, हमारे ये वो, उसमें कुछ रंजना खुशखबरी लाई। रंजना ने मुझे आते ही बताया कि सैंडल सस्ते हो गए, शूज सस्ते हो गए, डेफिनेटली सस्ते हो गए। जो लोग फुटवेयर्स का बहुत क्रेज रखते हैं, हालांकि कपड़े भी सस्ते हुए हैं, उसमें हम सब आते हैं। लेदर भी सस्ता हो गया है। बट मायूसी वाली बात थोड़ी सी ये है कि कई चीजें जो उम्मीदें लोगों की थी वो कहीं ना कहीं कसक रह गई है। लोगों से बात करते समय भी वो थोड़ा सा फील महसूस डेफिनेटली हुआ है। हालांकि जो दर्शक हैं वो भी लगातार सुबह से हमारे गुड न्यूज टुडे पर गुड न्यूज देखना चाह रहे थे, तो एक के बाद एक गुड न्यूज हम आपको दे ही रहे हैं। तो बजट पेश होते ही विपक्ष ने जो है वो निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। देखिए, यही राजनीति का उसूल है, निशाना तो वो साधेंगे ही। क्या कहा है ये आपको बताते हैं। बजट की खामियां उन्होंने गिनवाई हैं, लेकिन बजट आम लोगों के लिए कितना बेहतर साबित होगा, ये हमारा संवाददाता प्रीति चौहान ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से खास बातचीत में जाना है। आइए जानते हैं कि इस आम बजट को लेकर अश्विनी चौबे क्या कहते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। बजट पेश हो चुका है साल 2022 से लेकर 2023 तक का। बहुत सारी उम्मीदें मिडिल क्लास को थी, जैसे कि टैक्स रिबेट में, लेकिन छूट कहीं ना कहीं चूक गई। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। आप बहुत धन्यवाद जी। जी शुक्रिया। सर, लोगों को लग रहा है कि टैक्स में, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको लग रहा है कि टैक्स में जो छूट मिलनी चाहिए थी ना तो मिला है और ना ही कुछ ज़्यादा उनके लिए किया गया है इस बार। देखिए, ये बजट आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड के बीच का बजट है और हम तो ये कहते हैं कि ये अमृत बजट है। हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है और मुझे लग रहा है कि आज का यह बजट जो है आम आदमी के अनुरूप ये बजट पेश किया गया है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा करने का और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं का, युवाओं का, मध्यम वर्ग का, किसानों का, विशेष करके लघु उद्यमियों का और जो व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों का, ये सभी का ख्याल इसमें पूरी तरह रखा गया है। कोरोना के इस विपरीत परिस्थिति में आप जानते हैं कि किस प्रकार से अन्य देशों की तुलना में भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से मजबूत रही है। हम 9.2% विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं अभी,
और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को और अधिक गति मिलेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। जहाँ तक हमारे विभाग से संबंधित मामला है, स्वाभाविक रूप से एमएसपी आप 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और चावल जो है वो कवर किया जाएगा, खरीद किया जाएगा और इसमें कुल मिलाकर के 2.37 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे और उन्हें सीधा मूल्य भुगतान होगा किसानों के खाते में, यानी कि 1 नेशन 1 राशन 1 डीबीटी और 1 एमएसपी, ये जो हमारा है इसको इस बजट में काफ़ी परिलक्षित किया गया है। बजट पारित हुआ, पेश हुआ, उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया। उन्होंने कहा कि आम बजट तो है लेकिन आगामी चुनाव में यही आम बजट सरकार को भारी पड़ जाएगी। मुझे लग रहा है ये भारी पड़ेगा कि हल्का, वो तो हम समझ रहे हैं। हम जनता के लिए लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु, समस्त लोक में जनता सुखी और कल्याणकारी हो, उनके लिए ये सुखी और कल्याणकारी बजट है। उनकी नज़रिया में क्या है मुझे कुछ कहना नहीं है। हमारा जो यह बजट है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो अर्थ मंत्री हैं, उन्होंने जो ये बजट पेश किया है, ये शानदार बजट है, क्रांतिकारी बजट है, विजनरी है। 60 लाख रोजगार, आप खुद बिहार से आते हैं अश्विनी जी, अभी जो बिहार में छात्रों का देखा गया प्रदर्शन, उसके बाद क्या लगता है कि ये जो आंकड़ा है ये छात्रों को थोड़ी राहत देगा? निश्चित रूप से छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में हमारा ये बजट के माध्यम से, हम विभाग के माध्यम से कारगर कदम उठा रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से छात्रों को रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार होगा, पूंजी निवेश ज़्यादा होगा और हर छात्र और युवाओं का जो सपना है वो पूरा होगा। हमारे साथ ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी, इन्होंने बजट पे अपनी राय रखी, साथ ही सरकार की योजनाएं क्या है, विपक्ष हमलावर हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि आने वाले समय में ही 5 राज्यों के चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, जो भी होगा आने वाले समय में सरकार इस बजट के जरिए ही जवाब देगी चुनाव जीतने के बाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आस्था के रंग। आज मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा घाटों की रौनक देखने लायक थी। शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। बिल्कुल, और मान्यता ये है कि इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी हो, प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, सभी जगह पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और हर कोई पवित्र डुबकी लगा रहा है। मौनी अमावस्या पर गंगा घाट पर दिखे आस्था के रंग। गंगा में महास्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मौनी अमावस्या पर वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक गंगा के पावन तटों पर आज आस्था का सैलाब नजर आया। गंगा स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद पावन गंगा में स्नान करने में श्रद्धालु पीछे नहीं रहे। प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं के उत्साह का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या को पूरे दिन मौन रहने से मुनि पद भी मिलता है। महत्व ये है कि देखिए, ये पूरा माह भगवान विष्णु के निमित्त जो है, जैसे कार्तिक मास का महत्व है उसी तरह माघ मास का भी महत्व है। और इसमें बेनी माधव का दर्शन, तिल से स्नान, तिल का दान और नए सीजन का गुड़, भगवान को तिल और गुड़ अर्पण करना और मौन रह करके जब तक स्नान ध्यान न कर ले तब तक आदमी मौन रहे। मौनी अमावस्या के अवसर पर बुजुर्गों को गंगा स्नान कराने की खास मान्यता है। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत श्रवण कुमार ने की थी, जो आज भी जारी है।
मध्य प्रदेश के रीवा से पैदल चलकर पहुंचे विष्णु ने अपने कंधे पर दादा को कांवड़ में बिठाया और हर हर गंगे का नारा लगाते हुए प्रयागराज पहुंच गए। बोल गंगा मैया की। आज मौनी अमावस्या का दिन है और आज के दिन भी श्रवण कुमार जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं कलयुग में अपने बड़े बुजुर्गों को माँ गंगा का स्नान कराने के लिए लेके आ रहे हैं। बड़ा गौरव की बात है हमारे जैसे लोग और जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उनके लिए सत सत नमन। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रवेश द्वारों से लेकर घाटों तक पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालु सुगमता से अपने संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर जाकर स्नान कर रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग लगातार पूरे मेले के चप्पे चप्पे पे नजर रख रहे हैं। ड्रोन कैमरों का सहयोग लिया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए हम लोग लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहे हैं कि मास्क धारण करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके साथ ही साथ जो हमारे मेला क्षेत्र के प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार थर्मल स्कैनिंग कर रही है। माघ मेले में मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या के स्नान का पौराणिक महत्व है। लिहाजा इस दिन देश की सभी पावन नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चार धाम से भी भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। जल्द ही यहाँ पर श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम के दर्शन होने जा रहे हैं। बिल्कुल, दरअसल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 5 फरवरी को बसंत पंचमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा हो जाएगी। चार धाम भक्तों के लिए आ रही है खुशखबरी। जल्द होंगे बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन। शुरू हो गई है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया। डिमरी पुजारी गाड़ू घड़ा लेने के लिए जोशीमठ पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि वसंत पंचमी को तय करने की परंपरा है, जिसके तहत रविवार को डिमरी पुजारी गाड़ू घड़ा को लेने के लिए जोशीमठ पांडुकेश्वर पहुंच गए हैं। पांडुकेश्वर में योग मंदिर में दर्शन करने के उपरांत पूजा पाठ होने के उपरांत यहाँ से फिर भगवान जोशीमठ नरसिंह मंदिर में पूजा पाठ होते हुए सीधा वहाँ से भगवान के लक्ष्मी का भोग लग करके सीधा ये गाड़ू घड़ा जो है डिम्बर गांव में खांडू देवता नरसिंह मंदिर के यहाँ से लेकर के खांडू देवता डिम्बर में प्रस्थान करेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि गाड़ू घड़े की उपस्थिति में टिहरी नरेश के राज दरबार नरेंद्र नगर में राज पुरोहितों के पंचांग देखकर तय की जाती है। इस गाड़ू घड़ी में 5 फरवरी को टिहरी दरबार में सुहागिनों के जरिए तिल का तेल निकाला जाएगा, जो कि 6 माह यात्रा के दौरान भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को रोज अभिषेक में लगाया जाएगा। इस गाड़ू घड़े का महत्व इसलिए है कि इस गाड़ू घड़े में जब ये नरेंद्र नगर पहुंचेगा तो जिस दिन कपाट खुलने का दिन निकलेगा उसी दिन इसमें तिल का तेल पिरोया जाता है। वो तिल के तेल से भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक और महाअभिषेक में 6 माह जब कपाट नहीं खुले होते हैं तो इसी तिल के तेल से भगवान के विग्रह पर लेपन किया जाता है चंदन केसर के साथ, और ये तिल का तेल पूरे 6 माह तक भगवान के उसमें रहता। गाड़ू घड़ा योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से चलने के साथ ही इस वर्ष की यात्रा का श्री गणेश हो चुका है और वसंत पंचमी यानी 5 फरवरी को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि नरेंद्र नगर गढ़वाल के राजा के दरबार में घोषित होने के साथ ही इस वर्ष की यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। पांडुकेश्वर डिमरी धार्मिक पंचायत पहुंची और आज प्रभात में पांडुकेश्वर मंदिर में पूजा भोग प्रसाद, तत्पश्चात जोशीमठ अभी नरसिंह मंदिर में, और यहाँ की भोग पूजा के बाद गाड़ू घड़ी यानी ये तेल कलश यहाँ से जाएगा डिम्बर, और 5 तारीख बसंत पंचमी के दिन ये गाड़ू घड़ी कलश राज दरबार टिहरी और टिहरी महाराजा के यहाँ भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने का दिन निश्चित किया जाएगा। बस इसके साथ ही हम 2022 की यात्रा के प्रबंधन और व्यवस्थाओं में पूरी तरह आ गए हैं। तो 4 धाम के श्रद्धालुओं का इंतजार अब बस खत्म होने को है, क्योंकि जल्द ही उनको बद्री विशाल के दर्शन होने जा रहे हैं। कमल नयन सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे।
उत्तराखंड का रुख करते हैं। उत्तराखंड में चुनावी घमासान अपने पूरे उफान पर है। हर एक पार्टी वोट के लिए जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन इस चुनावी बयार से इतर उत्तराखंड में एक अनूठी सी तस्वीर सामने आई है। क्या तस्वीर आई है रंजना? बिल्कुल शवकता, इस तस्वीर में उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं जन जागृति के लिए अलख जगाती हुई नजर आती हैं। पहाड़ों, पेड़ों और पर्यावरण को बचाने के लिए इस मुहिम में इन महिलाओं ने विशेष तौर पर लोकगीतों का सहारा लिया है और ये महिलाएं चाहती हैं कि सरकार किसी की भी हो, उत्तराखंड की संस्कृति का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त हम देहरादून में मौजूद हैं, जो कि राजधानी है, और अब ठंड के बावजूद चुनावी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस बीजेपी के तमाम जो बड़े प्रत्याशी हैं, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों, हरीश रावत हों, सभी लोगों ने अपने नॉमिनेशन भर लिए हैं। 14 फरवरी की तैयारी है जब लोग वोट डालेंगे, और राजनीति में चाहे समाज के हर अंग के लोग हों, कलाकार हों, किसान हों, सभी की बात की जाती है। आज हम कलाकारों की बात करेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति, लोक गायन की बात करेंगे। हमारे साथ लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद हैं, और सबसे खास बात हमारे साथ माधुरी बर्थवाल जी हैं, जो एक बड़ा नाम है लोक कला गायिका के तौर पर, और हाल ही में इसी 26 जनवरी को भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। गंगा जी तेरी तपस्या करी, गंगा जी भूणी जाए माणी। एक तरफ जहां चुनावी मौसम में राजनीतिक दल लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा रहे हैं, वहीं चमोली के दूर दराज इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाली पहाड़ों की महिलाएं पारंपरिक गीत और नृत्य के जरिए गंगा की निर्मलता और पेड़ों को बचाने का संदेश दे रही हैं। अपनी संस्कृति अगर नहीं बचेगी तो फिर किस बात का, हमारे तो पहचान ही खत्म हो जाएगी, है ना। भूल गया जो संस्कार, वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। तो अगर हरा भरा रहना है, अपनी पहचान बनानी है, तो अपनी संस्कृति को जरूर उजागर करना है, उसको समृद्ध करना है, उसको पुनर्जीवित करना है ना। और दूसरी चीज ये है, लोकगीतों में सब कुछ शुद्ध रूप में गाया गया है। लोकगीत जो है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तेरे धोपे लटकाई कनी, काला सांपा की के चोली जानी, तेरे धोपे लटकाई कनी। उत्तराखंड में सियासी दलों के पास उछालने के लिए तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये 100% सच्ची बात है कि इन सब की शुरुआत उत्तराखंड में पर्यावरण की व्यवस्था से होती है। पर्यटन इस राज्य का सबसे अहम हिस्सा है और रोजगार का सबसे बड़ा साधन भी। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल इसी पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। देहरादून से हमने जानी मानी लोक गायिका पद्मश्री माधुरी बर्थवाल जी और उनकी जो टीम है, जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति, गायन, यहाँ के वाद्य यंत्रों को बचाने का काम किया। सालों से वो इस दिशा में जुटी हुई हैं, संघर्ष कर रही हैं, और उनकी अपील भी है कि हम अपनी जो हमारी कला है, संगीत है, गीत हैं, चाहे मांगल हो, चाहे दूसरे अलग अलग हमारे इलाकों के पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक का जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ की जो गीत और संगीत है, वाद्य यंत्र, उनको बचाने की दिशा में तमाम लोगों को, उसमें राजनीतिक लोग जो अब सरकार बनाने की तैयारी में, उनको भी उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजीत तेगी। भाई वाह, सरकार किसी की भी हो, लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति को सहेज कर रखना बहुत जरूरी है। वैसे चुनावी माहौल में बड़े सारे अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अब यूपी में क्या कुछ हो रहा है, कौन सा रंग वहां पर ज्यादा चमक रहा है, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। आप देखते रहिए चाय पर चर्चा। गुड न्यूज के गुनहगारों को मैं